अक्टूबर नवंबर 12-21 का क्वेश्चन है ये. What new things which is going to come in this question is this. इस क्वेश्चन में आपने रिवर्स जाके इन्वेंटरी लॉस बाय फायर भी निकालना है. रिवर्स जाके इन्वेंटरी लॉस बाय फायर भी निकालना है. तो वो इन्वेंटरी लॉस बाय फायर मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट दिया हुआ है अपने नोट्स में कि लॉस बाय फायर इन्वेंटरी हम कैसे फाइंड करेंगे. फॉर्मेट मैंने नोट्स में दिया हुआ है. क्या लिखा हुआ जिससे पता चलेगा कि निकालनी है वो इन्वेंटरी? बट कहा होगा उसने क्वेश्चन में. अच्छा. मैंने बताया होगा कि इन्वेंटरी लॉस बाय फायर निकालनी है. क्वेश्चन में बता. जी बताया. लेकिन उसके जरिए से हमें तो डाटा दिया आपको ओपनिंग और ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया. बैलेंस शीट शायद मांगी ना हो. समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट दी हुई है. रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, सेल ऑफ व्हीकल है और कैशेस दी हुई है आपको. पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर्स है. परचेज ऑफ व्हीकल एक्सपेंसेस पेड है. 30 जून को यानी कि साल के एंड पे ट्रेड रिसीवेबल्स आर 20,500 एंड ट्रेड पेबल्स वर 13,600. तो सबसे पहले तो है कैलकुलेट द परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012. पहले तो आपने क्या बनाना है बेसिकली पीएलसीए बनाना है. पीएलसीए बनाएं और वहां से क्रेडिट परचेज फाइंड करें. पीएलसीए बनाएं और वहां से क्रेडिट परचेजेस जो है वो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं. देखो दूसरी बात इस क्वेश्चन में जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि अगर आप गौर करो तो इस क्वेश्चन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि सम एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश फ्रॉम कैश सेल्स. कहीं नहीं लिखा हुआ सम एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश फ्रॉम कैश सेल्स. इसका मतलब है कि ऊपर जो दिया हुआ है आपको यानी जो कैश सेल्स दी हुई एक्चुअल कैश सेल्स ही हैं. ये कैश बैंक्ड नहीं है. तो ये मैं आपको बार बार समझाता हूँ. अगर उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है some expenses are paid in cash from cash sales, then we believe that there are cash banked also given in the question. Otherwise the cash bank जो है वो हम नहीं सपोज करेंगे इसको. हम इसको कैश सेल्स ही सपोज करेंगे. और कैश बैंक्ड भी कैश सेल्स का ही पार्ट होता है. कैश सेल्स का वो हिस्सा जो हमने बैंक में जमा करा दिया. तो पीएलसी बनाते हैं हम. इधर ब्रॉड डाउन आ जाएगा, इधर कैरी डाउन आ जाएगा आपका. इधर आपका आया था पेमेंट टू ट्रेड पेबल और इधर आपकी आ जाती हैं क्रेडिट परचेजेस. हम देखते हैं रिटर्न में आपको क्या दिया हुआ है. ट्रेड पेबल्स ऊपर दिए हुए 14,000 के और एंडिंग ट्रेड पेबल ये दिए हुए 13,600 के. 14,000 के ब्रॉड डाउन में है और एंडिंग में दिए हुए 13,600 के. और पेमेंट टू ट्रेड पेबल भी दिया हुआ है. पेमेंट टू ट्रेड पेबल क्रेडिट सप्लायर दिया हुआ है 88,600. तो वो हम यहाँ लिख देंगे. और तो डिस्काउंट किसी वगैरह दिया नहीं हुआ. डिफरेंस फाइंड कर लें. यू विल गेट योर क्रेडिट परचेजेस. तो आप बताएं कितनी आती हैं. 88,200. तो 88,200 हमने जो है ना वो क्रेडिट परचेजेस जो है फाइंड करनी. अब इसी तरीके से हम क्रेडिट सेल्स फाइंड करेंगे. डेफिनेटली यू विल प्रिपेयर एसएलसीए और एसएलसीए बनाएंगे और वहाँ से क्रेडिट सेल्स जो है वो हमारी फाइंड होंगी. तो वो हम बना लेते हैं. इसको मैं मिटाने लगा हूँ. इसको मिटाए बगैर भी हम इधर बना ही सकते हैं. थोड़ी बहुत जगह तो है, हम बना लें. इधर क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी. आपको पता है इधर ब्रॉडन आता है, इधर कैरिडन आता है, इधर रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स. इसके अलावा भी आ सकता है. डिस्काउंट अलाउड आ सकता है आपका क्रेडिट साइड पर. सेल्स रिटर्न आ सकते हैं, डेबिट्स आ सकते हैं. अगर होंगे तो आएंगे ना, हमेशा तो नहीं आ जाएंगे. पीएलसी में भी आ सकती हैं चीज़ें.
सवाल में अगर हम देखें तो ट्रेड पेबल्स ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल सॉरी ओपनिंग दिए हुए 18,000 की और क्लोजिंग दिए हुए 20,500 की, और रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स ये दी हुई है आपको 1,32,900 की। तो ट्रेड रिसीवेबल्स 18,000 की हैं और जो दूसरे हैं ट्रेड रिसीवेबल्स 135,400 क्रेडिट सेल आ रही है। 20,500 के हैं। जी, तो हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी आ जाएंगी? 135,400। 135,400। उसमें कैश सेल्स हम ऐड कर लेंगे। कैश सेल्स भी दी हुई है ना समय में, क्वेश्चन में कैश सेल्स दी हुई है 6,600 की, वो 1,35,400 में आप ऐड कर देंगे, यू विल गेट योर टोटल सेल्स ऑफ 142,000। 142,000 आपकी जो है वो टोटल क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स आ जाएंगे, आई मीन टू से नॉट क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स आ जाएंगे। तो ये हमने बना लिया है। इसके बाद हम बनाते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें अब कहा है कि आपने फाइंड करना है, अगर आप देखें सेल्स ऑफ गुड्स हमने निकालनी है, सेल ऑफ सिगरेट्स टोटल सेल्स भी निकालनी है। उसने कहा है कि अजीज अर्न्स ए यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन ऑल हिज सेल्स। जीपी जो है 40% है टोटल सेल्स के ऊपर, और अर्ली इन जून 2012 he has a flood in his premises and damaged some of his stock and made it impossible to sell। कुछ स्टॉक तबाह हो गया, खराब हो गया और अब वो बिक नहीं सकता, उसने बताया। Impossible to sell. He has valued the remaining stock at 30th June 2012 at a selling price of 14,000। और जो remaining stock था उसने वैल्यू किया है सेलिंग प्राइस पर। सेलिंग प्राइस जो बताई है वो 14,000 है। बाकी जो स्टॉक है, यानी कि आग लगने के बाद जो स्टॉक बचा है वो सेलिंग प्राइस पर बता रहा है कि सेलिंग प्राइस पर उसकी वैल्यू हमें पता है, जो कि कितनी है 14,000। उसको हम बनाएंगे और उसको हम अकाउंट फॉर करेंगे कि हाउ टू रिकॉर्ड दिस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा, यानी कि जो जीपी तक होती है इनकम स्टेटमेंट वो हम दोबारा बनाएंगे और फिर रिवर्स जाके हम लॉस पर एफआईआर निकालेंगे। तो उसका फॉर्मेट होता है वो मैं आपको सामने बना के समझा रहा हूँ, और आपने इसी फॉर्मेट से करना है। आपने जो दूसरी कैलकुलेशन है वो नहीं करनी। वजह उसकी ये है कि ये फॉर्मेट आपको हेल्प करेगा आगे भी, क्योंकि ये साथ इनकम स्टेटमेंट भी बन जाती है ना। तो सेल्स उसने आपको क्वेश्चन में दी हुई है। सेल्स आपकी हैं 1,42,000 की, और उसने क्वेश्चन में बताया है हमें कि जो जीपी है वो बताया है उसने क्वेश्चन में। वो कहता है कि 1,42,000 का आप देखें 40% जो है वो जीपी है। तो हम 1,42,000 का 40% निकाल लेंगे तो आपके पास जीपी जो है वो आ जाएगा। तो 1,42,000 का 40% हम निकाल लेते हैं, 1,42,000 का मार्जिन दिया हुआ है ना, मार्कअप थोड़ी दिया हुआ है कि हमें चेंज करना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है मार्जिन, और मार्जिन होता है सेल्स पे। तो डायरेक्टली सेल्स के ऊपर दिया हुआ है हमें जीपी रेशो, और ऑल सेल्स बताया भी हुआ है। ना भी बताया तो तब भी हम ही सपोज करते कि सेल्स पर ही है। तो 56,800 हमारे पास आ जाएगा जीपी। अब इसमें से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर भी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। कैसे? यार सेल्स में से जीपी माइनस कर दो,
तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी, सिंपल। सेल्स आपको उसने क्वेश्चन में दी हुई है 1,42,000, वो 56,800 उसमें से माइनस कर दें तो आपके पास जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी 85। एक सेकंड यार, ये सही लिखा नहीं जा रहा। 85,200 की कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। 56800 का आपका जो जीपी है उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, आप आगे सवाल सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पे अभी क्या आती है जी, ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री देखिए कितनी दी हुई क्वेश्चन में। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है 6,000 की। क्वेश्चन में देखें दी हुई ओपनिंग इन्वेंट्री ऊपर 6,000 की। इसमें हम ऐड कर लेते हैं परचेजेस। यहाँ पे बेसिकली चेंज आ रहा है, परचेज हमने निकाली है, हम परचेज निकाल चुके हैं और वो परचेज हमारी है 88,200 की परचेज है हमारे पास, वो मैं इनर कॉलम में लिख लूंगा। क्यों सर? क्योंकि इसमें कुछ कैरेज इनवर्ट वगैरह जब ऐड होता है, आपको पता है जब कुछ परचेज रिटर्न होती है तो इनर कॉलम मैंने कहा हुआ है ना बना दिया करते हैं। इसमें से हम लेस कर देंगे जो गुड्स लॉस्ट हुई हैं बाय फ्लड, फ्लड की वजह से जो गुड्स लॉस्ट हुई हैं हमारी, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। उसके से हमारी इन्वेंट्री कुछ डैमेज हो गई थी ना, और डैमेज होने के बाद हमारी कोई अमाउंट आई थी, जो भी आई होगी वो हमने यहाँ पे लिखी, और फिर उसमें से हमने लेस किया क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री में अगर आप गौर करें क्वेश्चन, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में सेलिंग प्राइस भी दी हुई है। जबकि याद रखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स जो होती है ना, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती है, तभी तो उसको कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि वो होती ही कॉस्ट प्राइस पे है, तो उसको तो कॉस्ट ही कहेंगे हम। एक चीज कॉस्ट प्राइस पे होती है तभी तो उसको कॉस्ट कहते हैं हम, ठीक है जी। तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ओपनिंग कॉस्ट पे ही दी हुई है, लेकिन जो क्लोजिंग है ना, वो उसने हमें क्वेश्चन में गलती से दी हुई है सेलिंग प्राइस पे। हमें उसे कॉस्ट प्राइस में चेंज करना है। सर सेलिंग प्राइस में कहाँ दी हुई है? देखिए आग लगने के बाद जो इन्वेंट्री बची है आपके पास, वो आपने सेलिंग प्राइस पे है 14,000। इसका मतलब है इस 14,000 में प्रॉफिट शामिल है, और प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे कितने परसेंट है वो हमें वैसे बताया है, 40% है बताया हुआ है। तो वो कितना आ जाएगा 5,600। तो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट पे निकालनी पड़ेगी, 14,000 माइनस 5,600, आपके पास आ जाएगा 8,400। ये आपके पास आ जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट। कॉस्ट पे आपकी आ जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट 8,400। इस तरीके से आप इस चीज को सॉल्व जो है वो करेंगे। तो परचेजेस 88,200 की है। लॉस बाय फ्लड हमें नहीं पता, लॉस बाय फायर भी हो सकता था, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें पता चल गई है। लेकिन वो हमें सेल प्राइस पे नहीं लेनी है, हमें कॉस्ट प्राइस पे लेनी है। तो यहाँ पे जो अमाउंट मैं माइनस करूंगा वो बेसिकली क्या होगी, 8,400, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे। मैंने वो निकाली है कॉस्ट प्राइस पे खुद, माइनस करूंगा, माइनस हो के मेरे पास आई है कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट विच इज 85,200। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करके 85,200 आया है, तो अब रिवर्स जाके 85,200 में ऐड कर ले क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट 8,400, तो आपके पास इन्वेंट्री और परचेजेस की टोटल अमाउंट आ जाएगी विच इज 93600। ये वाली अमाउंट आपके पास आ जाएगी, ये वाली अमाउंट 93600। मैं बैठ गया हूँ गलत जगह पे, इसकी वजह से मुझसे सही मार्कर यूज नहीं हो रहा। $93600 आपके पास आ गई। टोटल जो अमाउंट है 85,200 प्लस 8,400, तो आपके पास आ जाएगा 93600। अब 93600 और 6,000 का डिफरेंस ले लेंगे आप, तो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी जो कि लॉस्ट बाय फ्लड इन्वेंट्री माइनस करने के बाद की इन्वेंट्री है, वो आपके पास आ जाएगी। 93600 से माइनस कर देंगे ना आप 6,000, तो 87,600 आपके पास आ जाएगी, ये वाली अमाउंट जो लॉस बाय फ्लड इन्वेंट्री माइनस करने के बाद की है।
अब 88,200 और 87,600 का डिफरेंस ले लें आप, यानी 88,200 माइनस 87,600, तो आपके पास लॉस बाय फ्लड की अमाउंट आ जाएगी विच इज 600। और यही आपने बेसिकली ये फाइंड करनी थी आपने, जो हमने फाइंड कर ली। तो हम बेसिकली रिवर्स गए हैं, रिवर्स जाके हमने जो है वो ये अमाउंट जो है फाइंड की है। तो ये इसका प्रॉपर तरीका है निकालने का, जो मार्क्स की में लिखा होगा उस तरीके से आप ना कीजिएगा। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हम रिवर्स जाके हमने अपने नॉर्मल फॉर्मेट से लॉस बाय फ्लड की इन्वेंट्री भी फाइंड कर ली है, प्लस हमने इनकम स्टेटमेंट का पहला पार्ट भी बना लिया, यानी कि जो पहला हिस्सा इनकम स्टेटमेंट का वो भी बन गया ना ऑटोमेटिकली। अब जीपी से आगे सॉल्व करेंगे ना, या अगर दोबारा लिखना भी पड़ेगा तो जीपी तक तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दोबारा लिख लें इसको, और जीपी से आगे जो है फिर हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, आगे हम इनकम से बनानी है, जीपी से आगे हम करेंगे। उसके लिए हम नीचे अभी व्हीकल का पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें कोई मसला तो बताएं, लिख लें इसको, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। समझ आ गई हमजा? जी सर। हाँ, इस तरीके से हम लॉस बाय फ्लड, लॉस इन्वेंट्री, लॉस बाय फ्लड ऑफ इन्वेंट्री, लॉस बाय फायर हो इन्वेंट्री का, डैमेज की वजह से इन्वेंट्री लॉस हो, तो ऐसे निकालते हैं। ये उसका पैटर्न है निकालने का, और ये पैटर्न मैंने दिया हुआ है अपने टॉपिक के स्टार्ट में, लेकिन मैंने दोबारा भी ये सवाल पूरा एक खुद से करवाना था तो मैंने समझाया है। और ये सवाल पेपर में आता है, ये नहीं है कि ये एक दफ़ा ही सिर्फ आया हुआ है, नॉर्मली ये ट्रेंड है, ये पेपर में आता है। याद रखिएगा, जब भी लॉस बाय फायर का सवाल पेपर में आएगा, याद रखिएगा, लिख भी सकते हैं, तो जीपी की परसेंटेज हमेशा दी होगी, आइदर मार्कअप या मार्जिन। यानी जब लॉस बाय फायर फ्लड का सवाल आएगा इन्वेंट्री का, तो जीपी हमें हमेशा दिया होगा, यानी जीपी की परसेंटेज दी होगी, ताकि आप डायरेक्टली जीपी फाइंड कर सकें मार्कअप या मार्जिन के थ्रू, ताकि कॉस्ट ऑफ सेल्स आप दोनों के डिफरेंस से निकाल लें, सेल्स माइनस जीपी से, फिर रिवर्स जाके इन्वेंट्री लॉस बाय फायर निकाल सकें। क्योंकि अगर दो चीजें मिसिंग हो जाएंगी तो फिर तो आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो आपको दिया होगा हमेशा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स तो देनी होगी हमें, क्योंकि लॉस बाय फ्लड हमें पता ही नहीं है। इस तरीके से हमने जो है ना ये चीजों को फाइंड करना है। तो इसको हम देखते हैं कि हम कैसे जो है वो इसको सॉल्व करेंगे हम आगे। ये मैं बता रहा हूँ अब, क्योंकि जीपी से आगे सॉल्व करें ना, जीपी हमारा 56,800 आ गया, इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो यू विल गेट योर प्रॉफिट। इसको मैं बताता हूँ और हम आगे चलते हैं। द व्हीकल which Aziz sold during the year ended 30th June 2012 had been purchased on 30th September 2009 for 16,000. Aziz depreciates his vehicle at 25% per annum using straight line method. He charges full year depreciation in the year of purchase and none in the year of disposal. He receives 5,000 as a allowance, trade-in allowance of the new vehicle. यानी कि जो पुराना व्हीकल है, नया व्हीकल में you have been given concession because of the old vehicle, because of the exchange of the old vehicle, which is 5,000. तो सर हम यही सपोज करेंगे ना कि 5,000 का वो बिक गया है। सही कह रहे हो आप, यही सपोज करते हो, लेकिन इस सवाल में थोड़ा चेंज है। इस सवाल में थोड़ा चेंज है, इसमें इशू ये आ रहा है कि इसके अंदर उसने 5,000 के अलावा भी कुछ पैसे रिसीव किए हैं। ये देखिए सवाल में ऐसा होता नहीं है। 3600, 5,000 के अलावा भी आपने 3600 जो है वो रिसीव किए हैं, अदर देन 5,000 अलाउंस। इसका मतलब है कि पुराना एसेट जो है उसके बदले आपको 5,000 की नए एसेट में छूट भी मिल रही है, और 3,600 का वो सेल भी हुआ है, पैसे भी मिले हैं। ये 3,600 याद रखना आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और व्हीकल हमने परचेज भी किया नया 15,000 का। वो 15,000 का परचेज नहीं किया आपने, असल में आपने वो परचेज किया 20,000 का। ये मैं आपको समझाता हूँ। असल में आपने ये जो व्हीकल है 15,000 का, ये आपने 15,000 का परचेज नहीं किया, ये आपने 20,000 का परचेज किया। सर ये कैसे? ये देखिए, मोटर व्हीकल डेबिट हो रहे हैं पता नहीं कितने से, कैश आप कितना पे कर रहे हैं 15,000, और वो कहता है पुराने एसेट के बदले आपको ट्रेड इन जो मिला है,
याद है पार्ट एक्सचेंज पड़ा डेप्रिसिएशन में, वो कितना मिला है 5,000 का, वो बिक गया, उतने पैसे पे नहीं करने पड़े। तो मोटर व्हीकल कितने का परचेज किया आपने? असल में 20,000 कॉस्ट है मोटर व्हीकल जो आपने नया परचेज किया। ये बच्चों ने गलती की थी, बच्चों ने यहाँ ले लिया था 15,000। नो, नया एसेट परचेज हुआ है 20,000 का, क्योंकि 15,000 तो हमें पे करना पड़ा है। बाकी जो नया एसेट है उसके बदले हमें कंसेशन भी तो मिली है 5,000, जो हमें पे करना ही नहीं पड़ा, तो वो भी नया एसेट कॉस्ट में शामिल है। तो मैंने नया एसेट कॉस्ट की एंट्री पास करके दिखा दी थी। ठीक है जी, इसको लिखें, फिर मैं आगे चलता हूँ। जल्दी से लिख लें इसको ताकि मैं आगे जो है वो प्रोसीड कर सकूं। ठीक है ओके जी, अब चलते हैं। आपको पता है पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन एसेट में क्या होता है? दो चीजें होती हैं। एक नया एसेट परचेज कर रहे होते हैं हम, उसके दो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और पुराना एसेट जो होता है वो बेसिकली एक तरह से सेल हो रहा होता है। यानी पुराना एसेट आपका एक तरह से सेल हो रहा है और एक एसेट आप न्यूली परचेज कर रहे हैं। So the old asset which is given in part exchange, we believe that is being sold out with the amount whatever trade-in allowance has been given to us. लेकिन वो इस सवाल में सिर्फ 5,000 का नहीं बिका, 3,600 rupees we got also from that party. 3,600 में पैसे भी मिले हैं, यानी बेसिकली 8,600 का सेल हुआ एक्चुअली। तो हम देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ये मैं बता रहा हूँ, इसकी आपको समझ आ गई है। अब चलते हैं नीचे डिस्पोजल की तरफ, जो सर हमारा पॉइंट है ये वाला, ये सॉरी, डिस्पोजल अकाउंट हम बना लेते हैं। डिस्पोजल अकाउंट जब हम बनाएंगे, अब जैसे बिक रहा है उसके पॉइंट से बात हो रही है ना, उसने डिस्पोजल अकाउंट पूछा है हमसे, पार्ट वाइज सवाल है ये सवाल पार्ट वाइज सॉल्व करने को उसने कहा है। तो हमने परचेज किया था, उसकी कॉस्ट थी 16,000, इधर आ जाएगी सारी बात है। इधर उसकी आ जाती है, आपको पता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जितना वो डेप्रिशिएट हुआ है। इधर उसका आ जाता है, यहाँ पे दो चीजें आनी है। अब पहले ऐसे नहीं था लेकिन सवाल में ऐसा है, ट्रेड इन लॉन्च भी मिल रहा है 5,000 का, और वो सेल भी हो रहा है 3,600 का, कैश भी मिल रहा है, देखने लिखा हुआ है। फिर हम इसका टोटल करेंगे और देखेंगे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। लेकिन सर डेप्रिसिएशन तो अभी निकालनी है, निकालते हैं और क्या। 16,000 का परचेज किया था हमने 30 सितंबर 2009 में, बेच हम कब रहे हैं? 12 में। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन पॉलिसी स्ट्रेट लाइन मेथड है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन पॉलिसी हमारी। तो खरीदा हमने कब था? 30/9/2009 में। तो पहले ये डेप्रिशिएट होगा 16,000 %, 25%, कितना आ जाएगा? 4,000। ठीक है जी, और कब? 9 से 10 में, 10 से 11 में फिर डेप्रिशिएट होगा, 16,000 का लेंगे, कितने %? हमारा साल असल में 30 जून को खत्म हो रहा है ना, सितंबर 9 से लेके जून 10 तक 1 साल गुजर गया, लेनी पूरे साल की 4,000 आ गई। फिर जून 10 से जून 11 तक लेंगे, वो भी 4,000 आ जाएगी। और सर जून 11 से जून 12 तक नहीं लेनी, क्योंकि एनुअल बेसिस है, लिखा हुआ है फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नॉन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो डेप्रिसिएशन आपके पास टोटल जो आ जाएगी इस एसेट पर, कितनी आ जाएगी? 8,000। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, तो आप देखिए क्रेडिट साइड बड़ी है, टोटल क्रेडिट साइड का आ रहा है 16,600, माइनस कर देंगे इसमें से हम डेबिट साइड, तो आपका 600 का प्रॉफिट आ जाएगा, जो आप जीपी में ऐड करेंगे। सारी बात ग्रॉस प्रॉफिट जो निकाला था ना हमने 56,800 का, उसमें जीपी में हम क्या करेंगे? ये ऐड कर देंगे 600। तो ये लिख लें आप, तो मैंने समझा दिया आपको। नया पॉइंट इसके अंदर क्या था? एक तो पार्ट एक्सचेंज था, नया एसेट आप परचेज कर रहे हैं, लेकिन नया एसेट जो आप परचेज कर रहे हैं उसकी पेमेंट यू आर पेइंग 15,000, बट बिकॉज यू हैव गिवन द ट्रेड इन लॉन्स आल्सो, सो द कॉस्ट ऑफ द न्यू व्हीकल इज 20,000। एक बात ये नई सेशन के पॉइंट, नए परचेज एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो दूसरा एसेट पार्ट एक्सचेंज हो रहा है वो सेल हो रहा है। वो 16,000 का था, उसको 2 साल यूज किया था, उसको डेप्रिसिएशन 8,000 की हुई थी, ट्रेड इन लॉन्स मिल रहा है 5,000 का, लेकिन उसके अलावा कैश भी मिल रहा है हमें सेल करने पे 3,600। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, बट इन दिस क्वेश्चन इट हैज बीन गिवन
that you are getting 5,000 trade loans and also you are receiving cash of 3,600. तो दोनों ही सेल प्रोसीड हो जाएंगे ना एक तरह से, उतने का वो बिक ही गया ना, तो आपके पास जो है प्रॉफिट आ जाएगा 600 का। लिख लें इसको, कोई मसला है तो फिर जैसे कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता दें, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। सर थोड़ा टेक्निकल सवाल है, वैसे टेक्निकल सवाल है बिल्कुल, सारी बात है। A-levels है तो A-level में सवाल आसान तो आते नहीं। इसमें कुछ चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया। नंबर 1, एक तो इन्वेंट्री लॉस में फायर का पॉइंट था। नंबर 2, जो नया एसेट परचेज कर रहे हैं, जो कैश पे कर रहे हैं, वो नया एसेट की कॉस्ट नहीं है। 5,000 मिलाएंगे तो नया एसेट की कॉस्ट आएगी। आगे भी ये पॉइंट आए, ठीक है जी। और तीसरी बात इसमें ये थी कि जो एसेट पार्ट एक्सचेंज हो रहा है, विच इज बीइंग सोल्ड आउट एक्चुअली, वी बिलीव लाइक दैट, वो उसका सिर्फ ट्रेड इन अलाउंस नहीं मिल रहा आपको, उसके अलावा कैश भी मिल रहा है। लिखा हुआ है, देखिए ऊपर रिसीट पेमेंट अकाउंट में लिखा हुआ है 3,600 का कैश भी मिल रहा है। वो ऐड करके जो है वो आपका बनेगा 16,600, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 16,600, आपका जो है प्रॉफिट आ जाएगा। इनकम स्टेटमेंट के नाम से आप लिख देंगे प्रॉफिट जो आपने अर्न किया। ठीक है जी, हमजा समझ आ गई है? आगे चलें। जी 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 जी, कोई मसला है तो आप बता सकते हैं, कोई सी बात नहीं है। आगे हम चलते हैं जी। आगे उसने हमें क्वेश्चन में क्या बताया है, इसको मिटाना है मुझे। आगे वो कहते हैं जी कि अजीज डेप्रिशिएट हिज फिक्सचर at 10% per annum using reducing balance method. He also wants to create a provision for doubtful debts equal to 3% of his trade receivables. At 30th June, he had prepaid expenses of 320. तो वो डेप्रिशिएट कर रहा है फिक्सचर को 10% पर एनम के हिसाब से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। ठीक है जी, तो फिक्सचर की डेप्रिशन आप निकाल लेंगे, देखें, और प्रोविजन आउटलेट 3% है और प्रीपेड एक्सपेंसेस है 320 के। फिक्सचर की डेप्रिसिएशन आप सबसे पहले ले लेते हैं ना। देखिए फिक्सचर कितने का दिया हमें, फिक्सचर दिया हमें 32,000 का, 32,000 का 10% ले लेंगे, 3200 उसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी फिक्सचर की, 3200। और एक्रूड एक्सपेंसेस दिए हैं 500 के, एक्सपेंसेस पेड लिखे हुए हैं 17,400 के, वो माइनस हो जाएंगे ऊपर वाले, नीचे वाले जो 320 वाले हैं प्री पेड, वो आप ऐड कर देंगे तो आपको एक्सपेंसेस का अकाउंट बना लेंगे ना, तो एक्सपेंस की फिगर आपके पास जो है वो आ जाएगी। और साथ में वो कहता है ये हमारा जो मोटर व्हीकल है वो भी तो डेप्रिशिएट हो रहा है ना, उसको भी तो आपने कंसिडर करना है। और फिक्सचर पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, इसलिए मैंने 3200 पे कैलकुलेट की। कहता है इनकम स्टेटमेंट आपने जो है ना वो बनानी है। इनकम स्टेटमेंट बनाना बड़ा आसान है, आप उसको बनाना शुरू कर सकते हैं और मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि लॉस बाय फायर तो हमने निकाल लिया ना। हम स्टार्ट कर देते हैं किससे, ग्रॉस प्रॉफिट से, जो कि हमारा है कितना, 6,800 हमने निकाला है ऑलरेडी। और इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल। जो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है ना हमें 600 का, वो हम ऐड कर देंगे 600 का। टोटल आप लिख लेंगे। सर ये आप जीपी से स्टार्ट कर रहे हैं, उसे तो इनकम से बनाने को कहा है यार, असल में बिकॉज कि मैं तो जीपी तक पहले ही कैलकुलेट करके दिखा चुका हूँ आपको, तो आप उसको दोबारा लिख लीजिएगा एज इट इज, बार बार तो करने की जरूरत नहीं है ना, एज इट इज को लिख लीजिएगा। नहीं भी लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे एज सच, क्योंकि आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो उसके ऊपर। ये आपका आ जाएगा 57,400, आपका टोटल यहाँ पर 57400। अब इसमें से हम, आपको पता ही है कि लेस कर देते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहले हम जो है वो वही कर देते हैं जो डेप्रिसिएशन आपने निकाली है, अभी मैंने समझाई है क्या भला, डेप्रिसिएशन
फिक्सचर है, बुक वैल्यू 32,000 थी असल में, उसका हमने 10% ले लिया था। ठीक है जी, वो आपके पास आ गई थी कितनी, 3200। मैं ये इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है, आपको समझाना था, मैंने बता दिया, क्योंकि इनर कॉलम में लिखना है ना मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे ये लिख नहीं सकता। आपको समझ तो आ गई है। बुक वैल्यू उसकी 32,000 थी, उसका 10% मैंने लिया, तो मेरे पास जो है वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी फिक्सचर के ऊपर 3200 की। उसके बाद आपकी प्रोविजन है, इंक्रीज इन प्रोविजन है ना, उसने प्रोविजन निकालना है, वो हमें इसने ट्रेड रिसीवेबल जो दिए हुए पीछे, मेरे ख्याल है 20,500 के हैं ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, उस पर आप प्रोविजन जो है वो निकाल लेंगे। कितने परसेंट है, मेरे ख्याल है 3% है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 20,500 का 3% हम निकाल लेंगे, 615। जी जी, 615 आपकी इंक्रीज इन प्रोविजन के नाम से आपकी आ जाएगी 615 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आनी है वो आपके आने हैं एक्सपेंसेस, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्सपेंसेस का आप टी अकाउंट बना लें या टी अकाउंट बनाए बगैर भी अगर आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एक्रूड दिए हुए थे ऊपर, तो एक्रूड में आप एक्सपेंसेस में जो 17,400 कैश है उसमें से माइनस कर देंगे ओपनिंग 500 और माइनस कर देंगे क्लोजिंग 320 जो है, तो आपके पास एक्सपेंसेस आ जाएंगे 16580 के 16580 के एक्सपेंसेस का टोटल आपके पास आ जाएगा, जो कि आपने एक्सपेंसेस में लिखना है। उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज आनी है वो है सर ये एक्सपेंसेस वाला दोबारा बताइएगा। इन्वेंट्री जो लॉस्ट हुई है बिकॉज ऑफ फ्लड, वो लाजमी यहाँ लिखनी है आपने, देखिए 600 की, तो जो इन्वेंट्री आपने लॉस की ना उसकी एंट्री आपको पता है क्या हुई है, देखिए जरा, लॉस बाय फ्लड, इन्वेंट्री का जो लॉस हुआ है एक्सपेंस है वो आपका, और क्रेडिट आपकी हो रही है क्या, परचेजेस। याद रखिएगा इन्वेंट्री में से जो लॉस हो रहा है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस नहीं हो रही है, ना ना ना, लॉस बाय फ्लड के नाम से आना है, परचेजेस में से माइनस होनी है, क्योंकि इन्वेंट्री का मतलब होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में से लॉस नहीं हुआ, लॉस इन्वेंट्री से पहले हुआ है। क्लोजिंग इन्वेंट्री तो दी हुई है मैं 8,400 की, उसमें से थोड़ी लॉस हुआ है, लॉस तो परचेज में से हुआ है, तो लॉ इसकी एंट्री है लॉस बाय फ्लड एक्सपेंस डेबिट होगा, परचेजेस क्रेडिट होगी, इसलिए परचेज में से माइनस किया आपने। लास्ट जो इसके अंदर आता है, जो आपने मुझे सवाल पूछा, मैं बताता हूँ आपको भी, डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल पर डेप्रिसिएशन भी आपने निकालनी है, हालांकि कहा नहीं हुआ लेकिन उसने ऊपर जो लिखा हुआ था कि डेप्रिसिएशन पे व्हीकल आपने लेनी है तो वो आपने लेनी है। अब आपका सवाल है एक्सपेंसेस का, वो तो बड़ा ही आसान था, क्योंकि मेरे पास डाटा अवेलेबल नहीं है पूरा, आपके पास तो सामने है, आप तो वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं, तो हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्लोजिंग प्रीपेड 320 के दिए हैं, और सवाल के ऊपर जो फिगर्स हैं वो आपके सामने है, एक्रूड एक्सपेंसेस 500 के हैं, तो एक्सपेंस अकाउंट अगर आप बना लें तो ये एक्रूड ब्रॉड डाउन 500 का है, प्रीपेड हमें दिया हुआ है कैरिड डाउन 320 का, कैश फिगर 17,500 की है, इनकम स्टेटमेंट आपकी आ जाएगी 16580। इसमें तो खैर कोई मुश्किल नहीं था, आई डोंट नो कि आपने शायद बनाया नहीं होगा ना, बनाएंगे तो फिर निकलेगा ना। क्रूड ब्रॉड डाउन दिया हुआ था हमें और प्रीपेड कैरी डाउन दिया हुआ था, बाकी प्रीपेड ब्रॉड डाउन और क्रूड कैरी डाउन था ही नहीं, तो हमने टोटल करके उसको फाइंड कर लिया। मेरा ख्याल है 17,400 अमाउंट है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, 17,400 ये लिखा है जो पे किया आपने। तो क्रूड एक्सपेंसेस ओपनिंग आपको दिए हैं 500 की, वो क्रूड ब्रॉड डाउन करेक्शन पे आ जाएगा, और क्लोजिंग ये दिए हैं आपको एंड पे इधर, सॉरी ये 30th जून he had prepaid expenses of 320, ये बेसिकली प्रीपेड जो है कैरी डाउन जो है ना वो आ जाएगा आपका। आगे चलते हैं,
आगे नेक्स्ट जो है जो आपने फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर वो है डेप्रिसिएशन। अब जो एसेट बेचा है उस पर डेप्रिसिएशन आपने निकालनी ही नहीं है, क्योंकि जिस साल बेचते हैं उस साल वो कह रहे नहीं निकाल रहे, लेकिन नया एसेट तो परचेज किया है ना, और जो पहले से एसेट पड़े हैं वो भी पड़े हैं। मेथड हमारा स्ट्रेट लाइन है वैसे, तो पहले से जो एसेट पड़े हैं आपके पास पड़े हैं 65,000 कॉस्ट के, लेकिन 65,000 कॉस्ट के एसेट पड़े हैं, उसमें जो एसेट बेचा है वो भी शामिल है। जो एसेट बेचा है उस पर डेप्रिसिएशन निकालनी नहीं है। तो एक तो आप पहले निकालेंगे 20,000 के ऊपर जो नया खरीदा है। डेप्रिसिएशन रेट कितने परसेंट है हमारा डेप्रिसिएशन उसका? मोटर व्हीकल का 25% है, चेक करने लिखा है। इस पर डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? 5,000। और जो पहले से एसेट पड़े हुए 65,000 के उनके ऊपर निकालेंगे, लेकिन इसमें से 16,000 माइनस करना पड़ेगा। वो कॉस्ट है ना एसेट की जो बेच दिया था, उस पर तो आपने निकालनी नहीं है। तो 65,000 में से 16,000 माइनस करेंगे, आ जाएगा आपके पास 49,000। आप लेंगे 25%, तो वो आपके पास कितना आ जाएगा? 12,250 आ जाएगा। 12,250 वो आप ऐड कर लेंगे तो 17750 जो है वो आपकी टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 17250 आई एम सॉरी, टोटल डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएगी किसकी? मोटर व्हीकल की, जो आपने एक्सपेंसेस में लिखनी है। वो मैं लिख दूंगा एक्सपेंसेस के अंदर, ताकि मैं उसको क्वेश्चन को आगे सॉल्व वो कर सकूं। इधर आ जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल 17250। सही 65,000 में से 16,000 क्यों माइनस किए? इसका कर लेंगे, बताता हूँ मैं आपको। जो एसेट बेच दिया वो माइनस नहीं करना, जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट माइनस नहीं करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जो एसेट बेचे हैं वो 65,000 कॉस्ट में शामिल है, और उसने एनुअल बेसिस है ना, तो जो एसेट आपने सेल किया है उस पर तो आपने इस साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करनी, तो जाहिर बात है वो तो कॉस्ट में शामिल है। तो डेप्रिसिएशन के चैप्टर में हमने बड़े डिटेल में पढ़ा है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी, वो 65,000 में शामिल है, आप माइनस करेंगे तो ही वो आएगा ना। 65,000 कहाँ लिखा है? 3825 वो सवाल में देखिए आप, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, मोटर व्हीकल का हम कर रहे हैं। 38245 आपका आ जाएगा टोटल, यानी कि एक्सपेंसेस टोटल जो है, और वो आप माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 19,155। आपका आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। मिल गया 65,000 कि नहीं मिला? हाँ जी मिल गया। ना कह देना कि सर 65,000 के ऊपर तो लेनी नहीं है, हमने तो लेनी है 48,000 पे। क्यों भाई? सॉरी 50,000 पे। भाई मोटर व्हीकल पे स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज नहीं कर रहे हैं हम, कि हम पिक्चर के बुक वैल्यू पे निकालेंगे। बुक वैल्यू निकालनी, कॉस्ट पे निकालनी, तो कॉस्ट के हिसाब से हमने डेप्रिसिएशन फाइंड की। तो ये हमने इनकम स्टेटमेंट भी जो है वो बना ली है। ठीक है जी। अब यही क्वेश्चन में हमें इनकम स्टेटमेंट मांगी हुई थी, तुमने प्रिपेयर कर ली है। अब आपने घर में जो क्वेश्चन करना है, मेरा ख्याल समझ आ गया। इसमें कोई मसला है तो बिना चीज़ का आप पूछ सकते हैं, और कोई पॉइंट है? ये टेक्निकल सवाल था, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सवाल चल रहा था हमारा, एक ही साथ डाटा इकट्ठा नहीं दिया हुआ था। डाटा भी उसने डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है, कुछ यहाँ दिया हुआ है, फिर आगे आगे जाके दिया है, सेल्स परचेज यहाँ निकालने को कहा है, इन्वेंट्री लॉस फिर यहाँ निकालने को कहा है, ठीक है ना, फिर डिस्पोजल अकाउंट अलग बनाने को कहा है, फिर इनकम स्टेटमेंट अलग बनाने को कहा है। तो सवाल हमने कंबाइन करके चलना था। ठीक है जी। अब ये 12 क्वेश्चन जो है ये आप अभी मैं करवा चुका हूँ आपको पहले ही। 13 जो है वो भी मैं करवा चुका हूँ आपको। 14 क्वेश्चन जो है वो आप खुद करेंगे घर में, लेकिन अभी नहीं, कल मैं आपको घर में करने के लिए दूंगा, कल आप कीजिएगा। सॉरी नहीं 14 तो आप घर में कर सकते हैं, 14 घर में कर ले, ठीक है। ये क्वेश्चन है 14, आप देख सकते हो, आपकी बुक में नंबर नहीं लिखा होगा ना, इसलिए। ये रोसेल वाला? हाँ जी। ये तो आपने कल दिया था। जी ये तो आपने कल दिया था। चलो जो भी है, मतलब ये करना है। 15 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करके भेजा था, आप
देख लीजिएगा। अच्छा मैं देख लूंगा। 15 क्वेश्चन कल का होमवर्क है, आज का नहीं है, ठीक है, क्योंकि कल मैंने 16 क्वेश्चन सॉल्व करवाना है पूरा आपको, फिर 15 क्वेश्चन आप जो है ना वो घर में सॉल्व कीजिएगा। तो आज का जो होमवर्क है वो सवाल मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है जी। एक ही सवाल दूंगा, बाकी कल डिस्कस करेंगे, कल होमवर्क ज्यादा दे दूंगा आपको। जी एक ये क्वेश्चन है जी, ये आपके पास नहीं होगा क्योंकि आपकी बुक पुरानी है, ये इसकी पिक्चर आपको शायद लेनी पड़ेगी, या तो इसकी पिक्चर ले लो या फिर पास पेपर में से आप जो है वो खुद से इसको यानी नेट से निकाल लेना। सर ये भी आपने कल दिया था, जी आपने ये भी कल दिया था। अच्छा दिया था, 396 पेज है, मई जून 2022 का सवाल है, मई जून 2022 का सवाल है, तो ये आपने जो है वो करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान सवाल है, ठीक है जी। और क्वेश्चन जो आपने घर में करना है सर उसकी मैं पिक्चर ले लूँ, आप वो 1 मिनट निकाल दें। फिर उसमें काफ़ी सारी लेनी पड़ेंगी क्योंकि वो भी स्टेप बाय स्टेप ही है, सवाल स्टेप बाय स्टेप ही है। तो ये पहला हिस्सा है उसका, आई मीन पहला पेज है। ठीक है, ये इसका सेकंड पेज है जी, ठीक है। और ये कैश अकाउंट बनाना है आपने इसके अंदर, जैसे बनाते हैं बताइए आपको, लेकिन इसमें कैश अकाउंट में कैश ड्राइंग्स निकल रही है, कैश सेल्स नहीं कर रही, कैश सेल्स दी हुई, कैश ड्राइंग्स निकल रही है, ये पार्ट। अच्छा ठीक है, और इनकम सिर्फ बनानी है आपने। ठीक है। मैंने पीछे नोट्स वगैरह लिखवाए होते हैं, वो अगर आप देख लिया करें तो आपको थोड़ी आसानी हो जाए करेगी। ये सवाल आपने घर में करना है, ये आपके पास मौजूद है, फरवरी मार्च 217, ये आपके पास मौजूद है, ये घर में करना है आपने क्वेश्चन, फरवरी मार्च ये आपके पास है, एंड पे होगा, और ये भी होमवर्क आपने घर में करना है। तो बेसिकली मैंने होमवर्क के लिए 2 सवाल दिए, एक तो पिछला तो कल वाला था, एक वो जो मई जून 20 का भी आपने तस्वीर खींची और एक ये वाला क्वेश्चन। टॉपिक हमने किया उसी से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें आपने पहले कैश अकाउंट बनाना है, वहां से कैश जो भी एक्सपेंसेस मिसिंग है वो फाइंड करेंगे आप, उसके बाद ये लॉस बाय फायर है वो निकालनी है उसी तरह जैसा पहले बताया, फिर आपने उसकी इनकम स्टेटमेंट जो है वो बनानी है। तो उसके लिए नोट लिख लें आप, ताकि आपको इसमें अगर कोई इशू आ रहा हो, कोई जहन में कोई प्रॉब्लम, थोड़ी चीज़ें कोई तंग कर रही हो, तो वो नोट आपको प्रॉब्लम से बचा ले। तो नोट लिख लें आप, अगर लिखना चाहते हैं तो नोट्स में लिख लें कि वी विल प्रिपेयर कैश अकाउंट टू फाइंड मिसिंग एक्सपेंस और ड्राइंग्स रादर देन कैश सेल्स। ये जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं, वी विल प्रिपेयर कैश अकाउंट टू फाइंड मिसिंग एक्सपेंस और ड्राइंग्स on the credit side rather than cash sales because cash sales is given in the question। वैसे ये नोट मैंने अपने नोट्स में पीछे लिखवाया, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ, we will prepare cash account to find missing expense or drawings on the credit side rather than cash sales because cash sales is given in the question। ओके जी, इंशाल्लाह कल 12:30 पे ही मुलाकात होगी हमारी दोबारा, 12:30 पे ही क्लास में लूँगा इंशाल्लाह ताला। और एज यू डिस्कस्ड अर्लियर, हमारी क्लासेस चलेंगी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 4 दिन है। मंडे वाले दिन क्लास नहीं हुआ करेगी हमारा, 9 बजे क्लास मैं नहीं हुआ करूँगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ही क्लास लूँगा। कभी 3 दिन भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है संडे को मुझे जाना पड़ जाए तो 3 दिन भी क्लास हो सकती है, लेकिन कोशिश यही करूँगा कि 4 दिन संडे तक क्लास ले लूँ। संडे ऑफ करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे कुछ एक 9 बजे क्लास स्टार्ट करनी थी, मैंने की है, तो उसकी वजह से मुझे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे उस क्लास को देनी है। बाकी आमरा आपका सिलेबस जो है कंप्लीट है, हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ। आप जो है वो चैप्टर्स आपने काफ़ी हद तक जो है वो कर लिए हैं,
मेजर चैप्टर्स आपने कर लिए हैं। दिसंबर के एंड तक हमारा ये जो हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का बिफोर फर्स्ट से पहले खत्म हो जाएगा। शायद 2 लेक्चर्स और हैं, एक कल का लेक्चर एक शायद और होगा बस। तो फर्स्ट से खत्म हो जाएगा, फिर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने रह जाएंगे आपका, और आपके पास चैप्टर भी 3 महीनों में आपके जो रहते हैं एएस में वो 3 ही रहते हैं। एक पार्टनरशिप का मेजर चैप्टर है, एक आपका कंपनी का है चैप्टर छोटा, और एक कॉस्टिंग के टॉपिक है आपकी। तो ये चैप्टर आपके रह जाएंगे जो कि मार्च के एंड तक हमारा कोर्स, उससे मार्च के एंड तक खत्म हो जाएगा, उससे पहले भी खत्म हो सकता है। फिर हम अप्रैल में पास पेपर्स करेंगे, जो हम करेंगे एनुअल बेसिस के ऊपर पास पेपर्स। तो ये बात सूरत हाल है। तो आप रेगुलरिटी के साथ रिवीजन रखो हमजा, पिछले चीज़ें तैयार करते रहो, उसको पढ़ते रहो। एएस की बात कर रहा हूँ कि एएस का आपका प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त। अब आपने फोकस करना है A2 के ऊपर, क्योंकि A2 आपका कोर्स ज़्यादा है, लेकिन आपको इस जहन में याद रखना है कि A2 एएस पर बेस्ड है, ये ना सोचो आप। हाँ, पहला चैप्टर जो हम कर रहे हैं वो बेस्ड नहीं है A2 पर मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर हम सारे करेंगे वो सबके सब A2 एएस पर बेस्ड होंगे। इसलिए एएस को आपने अच्छे तरीके से हैंडल करना है ताकि आपको आगे आसानियाँ पैदा हो जाएं। जब आप कंपनी करो या जब आप पार्टनरशिप के चैप्टर पढ़ो तो उसमें आपको इतनी प्रॉब्लम्स जो है वो पेश नहीं आएंगी। बाकी कॉस्टिंग के चैप्टर्स हैं A2 के, वो हैं ही मुश्किल, और वो मुश्किल ही लगेंगे और मुश्किल लगने चाहिए भी हैं, इसलिए वो हम एंड पे करते हैं हमेशा। एंड पे इसलिए करते हैं कि याद रहे और बार बार उसको रिवाइज बंदा कर ले, क्योंकि आपको पता भूल जाते हैं चैप्टर्स। वो डेप्रिसिएशन का पॉइंट जो आप पूछ रहे थे, मैंने आपको ऑलरेडी वाइस ने बता दिया था कि जो एग्जिस्टिंग एसेट्स होते हैं उसकी कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस कर देते हैं आप, जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट माइनस कर देते हैं, जैसे अभी मैंने किया था। लेकिन मेथड में आपको टोटल डेप्रिसिएशन में से डेप्रिसिएशन भी माइनस करनी है उस एसेट की जो आपने सेल कर दी है। जो बाकी डेप्रिसिएशन बचेगी उसको रिमेनिंग एसेट्स की कॉस्ट में से रिमेनिंग डेप्रिसिएशन माइनस करके जो बुक वैल्यू आएगी उस पर आप 20% या रेट अप्लाई करेंगे, फुल ईयर की डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। तो ये तरीका होता है। इसके अलावा जो बाकी डेप्रिसिएशन अपनी जगह कायम है, कौन से वाले नए एसेट पर डेप्रिसिएशन लेनी है आपने, वो लेनी है आपने। जो एसेट बेचा है उस पर डेप्रिसिएशन लेनी है आपने, वो भी लेनी है आपने, अगर मंथ टू मंथ बेसिस होंगे तो। क्योंकि अगर एनुअल बेसिस हो तो एसेट बेचने पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट उस साल नहीं करते, लेकिन मंथ टू मंथ बेसिस में करते होते हैं। ठीक होगी जी बात? तो थैंक यू वेरी मच ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।